तेल अवीव में व्यापक हमलों से पूरा का पूरा इजराइल दहल गया है। हिजबुल्लाह ने जो मार की है कल रात से अभी तक जारी है। 17 हमले हो चुके हैं और उसके जो विजुअल्स हैं, जिस तरीके से एक अस्पताल के बाहर बम फटा, उसमें डॉक्टर्स भाग रहे हैं, उसके बाद एक मिलिट्री बेस है उसमें मिसाइल स्ट्राइक हुई, उसमें सैनिक एक इतना बड़ा गड्ढा देख रहे हैं, केवल गड्ढा उनको दिखाई पड़ रहा है और उसमें उनके अंदर के जो सैनिक सेटलमेंट है तेल अवीव के पास, उसमें भी कम से कम 4 लोग घायल हो गए हैं। उसके साथ आप देखिए पूरे के पूरा एक टावर है, वो टावर जल रहा है। उसके साथ कुछ इस तरह की कार्स हैं, वो कार जल रही हैं, एक लाइन से कार जल रही हैं। कम से कम 11 सेटलर्स घायल हुए हैं और उसमें 2 की हालत बहुत गंभीर है। इनफैक्ट 2 उसमें संभवतः उनकी मौत हो गई है, क्योंकि मैंने जो कल वीडियो देखा था उसमें उनको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जा रहा था और उस आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन से वो रिवाइव नहीं हो रहे थे। और इस चीज़ को अभी तक रेजिस्टेंस मीडिया ने कंफर्म नहीं किया है, आईडीएफ सोर्सेज ने भी कंफर्म नहीं किया, लेकिन यहाँ तक संभावना जताई जा रही है बाकी माध्यमों के द्वारा कि 11 इजरायली सेटलर्स पूरे हमले में घायल हुए, जिसमें कई बार हिजबुल्लाह ने इजराइल के तेल अवीव में मारा और करीब उसमें से 2 मारे गए हैं, बाकी अभी भी गंभीर हालत में हैं। और उसमें मैंने बताया आपको अलग अलग जगह, पहली बार देखिए जो सिविलियन इलाकों के पास हिजबुल्लाह ने मारा है, ये आने वाले दिनों का सूचक है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ईरान इस बार सिविलियन इलाकों को नहीं छोड़ेगा। बड़े स्तर पे सिविलियंस की हत्या नहीं होगी जिस तरह से इजराइल करता है, लेकिन जो मिलिट्री बेसिस के आसपास सिविलियंस हैं वो उनमें से कुछ लोगों की जानें जा सकती हैं। और ये लड़ाई का एक, जो लोग इस पे सवाल करेंगे या सवाल करते हैं, वो उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये तो युद्ध है, जंग है। इजराइल ने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी हारने लगा तो यूरोपियन पावर्स ने ड्रेसडेन में बमबारी की, कई जर्मन औरतें और बच्चे मारे गए। ठीक है, अब ये जब आप कह रहे हो और जस्टिफाई कर रहा है नेतन्याहू कि उसने जो गाज़ा में औरतों और बच्चों को मारा है वो इसलिए मारे गए क्योंकि उनके अगल बगल हमास के मिलिटेंट्स थे, इस तरह से उसने जस्टिफाई किया। तो हम भी तो हिजबुल्लाह और ईरान क्यों नहीं ये कह सकते हैं? या जो अभी हमास ने हाल में कई सेटलमेंट्स पे जो गाज़ा से बमबारी की है किसुफुम में, और इस तरीके से जो गाज़ा पट्टी से लगे हुए इजरायली सेटलमेंट हैं किसुफुम, यहाँ पर 4 सेटलर्स घायल हुए, ये लोग क्यों नहीं कह सकते, हमास, हिजबुल्लाह और ये ईरान, कि हमारा भी निशाना मिलिट्री बेसिस पर था। जैसे तुम कहते हो कि हमारा निशाना हमास के मिलिटेंट्स हैं और उसमें सिविलियंस, क्योंकि आसपास हमास के मिलिटेंट्स सिविलियंस के बीच घुसे रहते हैं इसलिए सिविलियंस मारे जाते हैं। ये तुम कभी नहीं बता पाए कि उन 40,000 गाज़ा के लोग जो मारे गए उनमें से कितने हमास के हैं, कितने सिविलियंस हैं। चलो वो बात छोड़ते हैं। बात यह है कि अगर इसी लॉजिक को तुम्हारे मान लिया जाए तो हिजबुल्लाह जिस तरीके से या ईरान जिस तरीके से अब मार करेगा, उसमें अगर तुम्हारे सिविलियंस भी मारे गए जो कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के इर्द गिर्द हैं, कोई अच्छा 1-2 रॉकेट ऐसे भी पड़ सकते हैं जो कि इजराइल के कई बार पड़े अस्पतालों पे, सब जगह। खैर इजराइल तो टारगेटेड मार रहा है, मैं उसको कहीं भी उसकी तुलना नहीं कर रहा, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, बात कि जब कोई कहेगा तो ये हम उनके सामने रख सकते हैं कि इजराइल की कुछ ऐसे इजराइल के एयर स्ट्राइक्स हैं जो सीधे सिविलियन एरियाज़ में लगे, तो उसमें इजराइल ने कहा कि ये गलती से हो गया। तो इस तरह की गलतियां भी हो सकती हैं, ईरान और हिजबुल्लाह और हमास द्वारा इस तरह की बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। इजरायली सिटीज़न, कोई भी इजरायली सिटीज़न, जो भी 60-70 लाख, उसमें 20-25 लाख तो अरब्स ही हैं, जो भी 50-55 लाख इजराइल के सिटीजन्स हैं, उनको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि वो सेफ़ है किसी भी तरीके से, कि वो उनको ये पल पल एहसास होना चाहिए कि वो खतरे के बीच रह रहे हैं। उसके बाद देखिए जो लेबनान को लेकर जो राजनीति चल रही है, उसमें एक और पहलू जुड़ गया, जो लेबनान में ग्राउंड ऑफेंसिव इजराइल ने दोबारा शुरू किया था। मैंने आपको कल बताया था, खियाम में दोबारा घुसने की कोशिश की, और उसके बाद जो उधर थोड़ा वेस्टर्न इलाका है वहाँ पर भी घुसने की कोशिश की, वेस्ट की तरफ से, मतलब वेस्ट और ईस्ट जो ईरान लेबनान बॉर्डर है उसके दोनों साइड से एंटर करने की कोशिश की। दोनों जगह मार खानी पड़ी, और आज वो पूरा वीडियो आया है, वो मेरे वेबसाइट amresh.co पे है, जिसमें साफ ये दिखाई देता है कि उसमें इजरायली मृतक और घायलों दोनों को हेलीकॉप्टर ले जा रहे हैं। और कहाँ ले जा रहे हैं? हाइफा के रैमबैम मिलिट्री हॉस्पिटल में।
जो लेबनान में घायल होते हैं लेबनान बॉर्डर पे, उनको ये लोग रामबैम ही ले जाते हैं। जो बाकी जगह घायल होते हैं उसमें उनको और वहाँ के नज़दीक अस्पतालों में ले जाया जाता है। रामबैम हॉस्पिटल में ले जाने का के कम से कम 10 या 11 उड़ानें इजरायली हेलीकॉप्टरों ने आज भरी हैं। तो आप सोचिए 10 से 12 जो उड़ानें इजरायली हेलीकॉप्टर्स ने भरी हैं, उनमें से कितने लोग वाकई मारे गए होंगे, किस तरीके की स्थिति हो गई। दूसरी बात देखिए, जो गाज़ा में हो रहा है, गाज़ा में जो हो रहा है, बड़ा गज़ब हो रहा है। वो देखिए क्या है कि जो मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, जो मरकवा टैंक्स हैं, मरकवा टैंक्स की पूरी इन्विंसिबिलिटी ख़त्म हो गई है। जो वो पहले ही मारे जा रहे थे, उनको एंटी टैंक, जिसको ATGMs कहते हैं, एंटी टैंक्स गन, उनसे मतलब ATMG कहते हैं, एंटी टैंक मशीन गन्स, उनसे हिजबुल्लाह मार रहा था। हमास ने भी उस तरह से मारा है, जबकि मरकवा के पास जो इजराइल बोस्ट करता था कि ट्रॉफी सिस्टम है, और ट्रॉफी सिस्टम किसी भी तरह के रॉकेट हमले को इंटरसेप्ट कर लेता है। उसके अंदर से भी एक छोटा रॉकेट निकलता है मरकवा टैंक के अंदर से, और वो इंटरसेप्ट कर लेता है। मैंने बताया था कि लेकिन उसको रीलोड करने के लिए 1.5 सेकेंड्स का डिफरेंस होता है, और उसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह ने करके अपना थर्डला सिस्टम, अपना ATMG जो उन्होंने नया ईजाद किया, जिसमें 2 रॉकेट छूटते थे, 1.5 सेकेंड जो रीलोड है वो रीलोड करने से पहले ही दूसरा लग जाता था। हमास ने भी हाथ से एक्सप्लोजिव रख के, कुछ जगह ATMG से, कुछ जगह सीधे RPG से एक टैंक को कई बार मारा है, जो इधर के पिछले 1 महीने में दिखाई पड़ा उत्तर गाज़ा में। तो वो और आप सोचिए कि जो बात हम पहले कहा करते थे केवल, वो बात आज आम लोग कह रहे हैं। ट्विटर पे इस तरह की बातचीत हो रही है कि द टैंक्स ऑफ इजराइल आर बाइटिंग द डस्ट इन गाज़ा। इजराइल के टैंक गाज़ा में धूल खा रहे हैं, धूल फाक रहे हैं, ये उनकी हालत हो गई है। और जो उनका ट्रॉफी सिस्टम था, जो उनका जो भी सिस्टम था, वो तार हो गया है। चारों तरफ उनके रैकेजेस फैले हुए हैं, उनके जो मलबे हैं टैंक्स के, वो फैले हुए हैं। और जितनी ये बड़ी बातें थी कि हमारा ट्रॉफी सिस्टम है, हमारा जो बेस्ट बैटल टैंक है, उसका एक टर्म होता है कि आई थिंक MTB, या मतलब मोस्ट जो सबसे इक्विप्ड हमारा टैंक है, उसकी उपाधि मरकवा टैंक्स को दी गई थी। और मरकवा टैंक्स को हमास ने ख़त्म कर दिया। जो हिजबुल्लाह में मरकवा टैंक के साथ हो रहा है वो अलग हो रहा है। उसमें आज देखिए कम से कम 4 मरकवा टैंक्स आज हिजबुल्लाह ने उड़ाए हैं। उसके पहले मैं जैसे बता रहा हूँ, हमास ने लगातार वार किया है। हमास के 3 और नए वीडियो आए हैं, जिसमें उन्होंने पिन पॉइंट तरीके से दिखाया है कि वही जैसे एक्सिस ड्रॉ करके, कि अगर इजरायली फोर्सेस हैं वो एक ख़ास फॉर्मेशन में आती हैं, तो उस ख़ास फॉर्मेशन में एक जगह से गुजरेंगी, तो वहाँ हमारे लड़ाके बैठ के कैसे मारेंगे, अगर दूसरे फॉर्मेशन में वो आती हैं तो कैसे मारेंगे। ये सारी चीज़ें वीडियो में दिखाई गई हैं, और ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, इस तरह की पहले भी वीडियोज़ आए, लेकिन ये ताज़ा वीडियोज़ हैं उस समय के बाद जब इजराइल कह रहा है कि हमास ख़त्म हो गया। तो इन ताज़ा वीडियोज़ में भी हमास के फाइटर्स लगातार इस तरीके की इमेजेस आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहले एक प्रिपरेशन होता है, उसके बाद उस प्रिपरेशन की एक फील्ड सजाई जाती है, और उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है। तो 3 स्टेजेस होती हैं कि पहले एक प्रिपरेशन, फिर वो फील्ड सजाना, पूरा जिस तरीके से ग्राउंड मैनूवरिंग होती है, और तीसरा जो है वो एक्चुअल स्ट्राइक होती है, एग्जीक्यूशन होता है, जिससे जो है भारी नुकसान इजरायली फोर्सेस को पहुंच रहा है। और ये बात देखिए, पूरे जो पूरा नेगोशिएशन इस समय चल रहा है लेबनान को लेके, उसमें नेतन्याहू ये सोच रहा है कि गाज़ा का मुद्दा तो हमने पीछे छोड़ दिया। लेकिन सवाल ये है कि गाज़ा का मुद्दा तुमने पीछे छोड़ दिया। तुम अगर जनरल्स प्लान तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तुमने अगर नॉर्थ गाज़ा को मिलिट्री जोन नहीं बना पाए, तो किस तरीके से, किन हालातों में तुम उस चीज़ को जस्टिफाई करोगे कि हमने लेबनान में भी लड़ाई छेड़ दी, वहाँ हमने समझौता कर लिया, नहीं कर लिया, जो भी। क्योंकि समझौते की जो बात है उसमें इजराइल झूठ बोल रहा है, अमेरिका भी झूठ बोल रहा है। ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है कि जो हिजबुल्लाह को हटा के लेबनान के जो बाकी पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उन्होंने कर लिया। ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। बल्कि बात ये हो रही है कि जो अमेरिका के जो स्पेशल मिडिल ईस्ट एनवॉय हैं, हॉचस्टाइन, वो बाकायदा जो शिया स्पीकर है लेबनीज पार्लियामेंट के, बेरी,
तो उनसे मिलने वो आज पहुँचे। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है कि खुद अमेरिका के एनवॉय ने एक इनिशिएटिव लिया, जो स्पीकर हैं शिया, जो कि प्रो हिजबुल्ला हैं, प्रो ईरान हैं, उनसे मिले। इसके पहले आप जानते हैं हिजबुल्ला के मीडिया रिलेशंस के जो एकमात्र चेहरे जो सामने थे, अफीफ़ी, उनका भी कल असैसिनेशन कर दिया गया। तो अफीफ़ी के असैसिनेशन के बाद वो बेरी से मिले हैं। बेरी पर भी असैसिनेशन का सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इजराइल ऊपर से देखने में लगता है कि अगर वो बेरी को मार देंगे तो उसके बाद कोई बचेगा नहीं। प्राइम मिनिस्टर मिताकी हैं, प्रेसिडेंट है नहीं कोई, प्राइम मिनिस्टर मिताकी सुन्नी है, उनको अकेले घेर के हम वो कर देंगे। लेकिन तुरंत ईरान में दूसरा स्पीकर मतलब हम आपको अंदर की बात बता रहे हैं कि ऑलरेडी दूसरे स्पीकर की तैयारी शुरू हो चुकी है। लोग जानते हैं कि ये किस तरह के खेल हैं ये इजराइल करता है, इसलिए वो उसने तैयारी शुरू कर दी। और बेरी को अगर मारा गया, अगर इजराइल के पार्लियामेंट के स्पीकर को मारा गया, तब तो फिर लेबनान इज़ एट वॉर। तब तो ये बात साफ हो गई कि लेबनान जो है वो उसका इजराइल से युद्ध होगा, क्योंकि बेरी कोई प्रो हिजबुल्ला या प्रो ईरान केवल फिगर नहीं है, वो वहाँ के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, इलेक्टेड स्पीकर हैं 128 लोगों की पार्लियामेंट में, जिसमें हिजबुल्ला ग्रुप्स की एक मेजॉरिटी है। और उनको अगर आपने मार दिया तब तो आपने लेबनान के स्टेट को आप एक तरह से मार रहे हैं। लेकिन इजराइल इस समय कोई एक साफ तो वहाँ सोच चल नहीं रही है, एक अराजकता है, और वो अराजकता हमको दिखाई पड़ती है। कभी ये सीरिया के प्रेसिडेंट को ये थ्रेटन कर देते हैं कि बशार अल-असाद को मार देंगे, तो मार दो। वो जो सीरियन बाथ पार्टी है, जो बाथ सोशलिस्ट पार्टी है, जो पावर में है, जिसको रशिया ईरान दोनों का समर्थन है, चाइना का भी समर्थन है, उस पार्टी को उसके एक चेहरे को तुम इतने बड़े चेहरे को, जिसने सऊदी अरेबिया, अमेरिका जिस तरीके से नुसरा फ्रंट के माध्यम से, आईसिस के माध्यम से सीरिया पे कब्जा करना चाह रहे थे, उसने नहीं होने दिया, उसको अगर तुम मार दो तो क्या मतलब वहाँ पर और कोई नेता नहीं है। वहाँ पर पूरी एक लाइन तैयार है, जो सीरियन बाथ सोशलिस्ट पार्टी है उसकी पूरी लाइन तैयार है, जो असाद की जगह ले लेगी। अब बताओ, तो ये जो देखिए पूरी लड़ाई है, इसमें इंडिविजुअल्स को मार के आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी की पूरी कम्युनिटीज़ लड़ रही हैं, पूरे के पूरे समुदाय लड़ रहे हैं। अब पैलेस्टाइन जो है क्या है, वो एक कम्युनिटी है, पैलेस्टीनियंस। उनका वो कभी नहीं कहते पैलेस्टीनियन सुन्नी मुस्लिम्स, वो कहते हैं पैलेस्टीनियंस। उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, उसमें कुछ हद तक कुछ यहूदी भी हैं, उस मतलब कम संख्या में लेकिन हैं, और जो फ़िलिस्तीन रेजिस्टेंस के साथ हैं। बाकी जो इजराइल के साथ मिल के हैं वो बहुत पहले मिल चुके हैं, उनसे तो कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन फ़िलिस्तीन क्या है, एक समुदाय है। हिजबुल्ला ये लेबनान में शिया क्या है, एक समुदाय। सुन्नी है वो भी वो 3-4 समुदायों में बटे हुए हैं, क्रिश्चियंस भी 3-4, लेकिन शिया जो हैं वो एक समुदाय है। और ईरान देख लीजिए तो वो एक देश है, वो समुदाय नहीं है। लेकिन ईरान में भी उस देश को सपोर्ट करने वाला एक बहुत बड़ा समुदाय है, जो कि एक जिसको हम शिया मुस्लिम कहते हैं, वो है। सीरिया में एक मतलब जो अलावाइट शियाज हैं वो तो हैं ही, लेकिन बशर अल-असाद का एक बहुत बड़ा सेकुलर सेक्शन है, जो सीरियन सोशलिस्ट पार्टी का, जो किसी धर्म को उस तरह से उतनी अहमियत नहीं देता, वो भी एक समुदाय है, एक सेकुलर समुदाय, वो भी पूरी तरह से असाद के साथ है। वेस्ट बैंक में आप देख लीजिए तो पैलेस्टीनियंस एक समुदाय हैं, वो लड़ रहे हैं। और उनके बगल में जॉर्डन में आप देखिए, वहाँ भी जो है वो भी एक समुदाय है, इसीलिए वहाँ पर विद्रोह की बार बार बातें होती है। इजिप्ट में क्योंकि अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, तो इस तरीके से वहाँ पर एक कम्युनिटी सपोर्ट से अपराइजिंग अभी तक नहीं हो पा रही। लेकिन वहाँ दूसरी टैक्टिक्स चल रही हैं, वहाँ पर अल्जीरिया वाली टैक्टिक्स चल रही हैं। अल्जीरिया से लोग भी आ गए हैं जो इजिप्ट अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं, और वो लोग जो हैं एक ऐसे सेल्स तैयार कर रहे हैं जिसमें हर धर्म के हर उसके लोग हों, और उनको लगातार मतलब हर धर्म के और हर तरह के आइडियोलॉजी के, वहाँ मुस्लिम ब्रदरहुड भी है, वहाँ लेफ़्ट फोर्सेस भी हैं। तो इस तरीके से वो ऐसे सेल्स बन जाएं जो इजिप्ट में भी क्रांति कर सकते हैं। देखिए हम कितने आगे की बात आपको बता रहे हैं, इजिप्ट में क्रांति जिसकी अभी कोई बात नहीं कर रहा है। बहराइन में यही है, बहराइन एक शिया मुल्क है, वहाँ पर भी क्योंकि एक राजा है, तो राजा जब कोई हो जाता है तो फिर उसका समुदाय से वो कट जाता है, कम्युनिटी से कट जाता है। इसका फ़ायदा उठा के वहाँ पर भी जो हमास के जो मित्र संगठन हैं, जैसे मैंने बताया अल्जीरिया में और भी कई जगह, और बहराइन में ऑलरेडी एक अंडरग्राउंड मूवमेंट चल रहा है, तो वहाँ पर पहुँच के वो
जो इस तरह की कम्युनिटीज़ हैं, शियाज़ में भी जो कुछ खास कम्युनिटीज़ हैं जो कि लड़ने को तैयार हैं, उनको वो तैयार कर रहा है। यमन में आप जानते हैं ज़ैदी शिया हैं, और ज़ैदी शिया लगातार वो पूरा यमन में आप कुछ भी कर लीजिए, उनका माइंड नहीं बदलेगा, क्योंकि वो कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी की तरह सोचते हैं, उसमें इंडिविजुअल्स उनको आप तोड़ नहीं सकते। उन्होंने इब्राहिम जहाज़, अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर गिरा दिया, उन्होंने आइजनहावर गिरा दिया, उन्होंने लिंकन गिरा दिया। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? और ये केवल एक, लोग यही कहते हैं कि जो गरीब हैं और जो इस तरह से दबे कुचले जो यमनीज़ हैं, देखने में लगता है कि स्टार्व्ड हैं, खाने को नहीं मिला, तो वो कैसे लड़ रहे हैं? तो अब उनकी सरकार है, उनकी सत्ता है, और उनका ये नेचुरल मेकअप है, इससे उनकी ताकत थोड़ा कम हो जाती है अगर वो लंबे हैं और पतले दुबले हैं। ये कोई और वहाँ पर यमन में पॉवर्टी, वहाँ बैकवर्डनेस है, वहाँ की जीडीपी बहुत कम है, सबसे गरीब देश है वो सारे अरब कंट्रीज़ में, लेकिन वहाँ पर संख्या सबसे ज़्यादा है, और वहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई भूखा सोता है, ऐसा नहीं है। और वहाँ पर इससे ज़्यादा बहुत सारे लोग एस्पायर भी नहीं करते, उनका एस्पिरेशन है इजराइल से लड़ना। उनके जो ग्रैंड डैड्स हैं, वो जो अपनी विल्स छोड़ गए हैं, जो उनकी जो विरासत है उसको छोड़ गए हैं, तो उस विल में लिखा है कि तुम अमेरिका से लड़ो, हमारा घर, हम अपना ये वाला घर इस लड़के को देते हैं, ये वाला घर उस लड़के को देते हैं, वो सब नहीं लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि तुम अमेरिका से लड़ो, अमेरिका के खिलाफ, हमारा ये हुक्म है कि तुम अमेरिका के खिलाफ लड़ो। ये यमन के लोग विल करके जाते हैं जब वो मरने के करीब होते हैं, और ये 2-3 जनरेशन से चल रहा है। इसीलिए हुतीज़ ने सत्ता पे हुतीज़ काबिज हुए, वो यमन की, उन्होंने सऊदी अरेबिया का पूरा एग्रेशन, उन्होंने एक तरह से उसको ये ख़त्म किया, सऊदी अरेबिया के एग्रेशन को, और उसके साथ अमेरिका से जो है सीधे उन्होंने लोहा मोल ले लिया। और अमेरिका की स्थिति यह है कि अमेरिका को पीछे हटना पड़ रहा है, और उसमें जो अमेरिकन जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इट इज़ क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इस तरह की चीज़ कि हमको यमन के सामने पीछे हटना पड़े, ये हमने ये कभी तसव्वुर इसका नहीं किया था, कि कभी हमने सोचा नहीं था। वही बात आ जाती है कि जो इजराइल के मरकवा टैंक्स हैं, इजराइल के मरकवा टैंक्स कभी किसी ने सोचा नहीं था कि उनकी कब्रगाह बन जाएगी। आप सोचिए कितनी छोटी सी चीज़ है कि उनके अंदर ट्रॉफी सिस्टम 1.5 सेकेंड का डिफरेंस जो उसको लोड करने में इंटरसेप्टर्स को होता है, उसका इस्तेमाल करके उसका तोड़ हिजबुल्लाह ईरान ने निकाला और हमास तक पहुंचाया। और हमास ने आज गाज़ा में ये साबित कर दिया है कि गाज़ा वाकई मरकवा टैंक्स की एक तरह से कब्रगाह है। अभी देखिए एक और खबर आई है वेस्ट बैंक से, जहां फिर एक लंबे अरसे के बाद मरकवा टैंक्स 2 उड़ाए गए हैं, एक लंबे अरसे के बाद उड़ाए गए हैं, और उसके साथ साथ कम से कम 3 एक्सप्लोजिव डिवाइसेस से वहाँ जो कि जेनिन में लड़ाई चल रही है, जेनिन के अंदर घुसने की कोशिश, नूर शम्स कैंप से लेके तमाम और जगह, वहाँ पर जेनिन में जो घुसने की कोशिश कल से आईडीएफ कर रही है, उसको भी विफल कर दिया गया है, पूरी तरह से वो प्लान विफल हो गया है। अब देखिए, अब इसके साथ जो अमेरिका में कन्फ्यूजन है कि ट्रंप ने फिर से इस तरह की बातें कही हैं, इतना प्रो इजराइल माहौल बनाने के बाद भी कि हम सब प्रो इजरायली लोगों को अपने कैबिनेट में पोजीशन दे रहे हैं, उसके बाद भी ट्रंप ने आज कहा है कि हमें लड़ाइयों से मतलब नहीं है, हम वॉर नहीं चाहते। ये मैंने आपसे कहा था कि ट्रंप जो है वो एक जोकर है, वो इस तरीके के वो मज़ा ले रहा है, वो अपने विरोधियों को मार रहा है भिगो के चप्पल, बाइडेन को, कमला हैरिस को, पूरे अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को चप्पल भिगो के मारना इसे कहते हैं, कि उनको टॉर्चर करो, कभी किसी को अपॉइंट कर दो, कभी किसी को कर दो, कभी अपने गोल्फ पार्टनर को मिडिल ईस्ट एनवॉय बना दो, जहाँ आईवी लीग की ज़रूरत पड़ती है। आईवी लीग से मतलब ब्राउन यूनिवर्सिटी से पढ़े और हार्वर्ड से पढ़े और इस तरह के लोग जो बाइडेन जो साले सब जाके नरसंहार का समर्थन करते हैं, सारे आईवी लीग जो है वो बिल्कुल नष्ट हो गया है, धूल में मिल गया, कोई मतलब उसका नहीं रहा है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का कोई मतलब नहीं रहा, कोई सब खत्म हो गए। और वहाँ पर ट्रंप जो है उनको जूता ऐसे अपना जूता जो है उनके मुंह पे रख के कह रहा है, इतनी बड़े बड़े जो नाम है ना, कोलंबिया और ये येल और ये सब जिन्होंने हमको प्रताड़ित किया, यही सब इस तरह के लोगों ने, जो वहाँ का लिबरल एलीट है अमेरिका का, अब बेटा लो ये जो पूरी चीज़ है, और इसको अमेरिकन वर्किंग क्लास वहाँ का पसंद कर रहा है, क्योंकि वो भी इस लिबरल एलीट से परेशान है कि बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है, दुनिया में अमेरिका की आइडियोलॉजी फैल जाएगी, इसकी डेमोक्रेसी की, लिबर्टी की। लिबर्टी तुम फिलिस्तीनियों को तो दे नहीं पा रहे हो, जो सबसे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं,
और तुम कह रहे हो कि दुनिया में लिबर्टी फैल जाएगी। तो ये जो और फिर अपने वर्किंग क्लास को दबाते हैं, यहाँ से इंडस्ट्रीज बाहर ले जाते हैं, चाइना की तरफ ले जाते हैं, फिर कहते हैं चाइना दुश्मन है हमारा। तो ये जो देखिए ये जो डुअल टॉक है, इसको देखिए अमेरिका का वर्किंग क्लास पहले इग्नोर करता था या उसको डम समझाता था कि उसको समझ में ये बातें नहीं आती, लेकिन अब उसने साबित किया है कि उसको समझ में सारी की सारी बातें आती। अब देखिए जो दो खबरें और आई हैं, हिजबुल्लाह ने हाइफा पे फिर से मार की और उसके साथ साथ 16 इजराइल के हवाई अड्डों पे मार की। जैसे जैसे रोज़ हिजबुल्लाह मारता जाता है, वैसे वैसे एक बात तय होती जाती है कि ईरान का हमला करीब है, ईरान का हमला किसी भी दिन आ सकता है। और ईरान का हमला, जैसे ईरान के मिनिस्टर ने आज कहा कि हम अपने समय के हिसाब से अपनी तय की हुई जगह पर और अपने तय किए हुए कंडीशंस में, अपने तय किए हुए कॉन्टेक्स्ट में हम स्ट्राइक करेंगे। और वो स्ट्राइक इजराइल हमेशा के लिए याद रखेगा जब तक इजराइल का वजूद है। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा। आज मैं नागपुर एयरपोर्ट से मैं ये प्रसारण कर रहा हूँ। मैं कल पहुँच जाऊँगा, मतलब आज रात तक। तो कल से मैं और वीडियोस, अभी तक एक ही दे पा रहा था, 2 या 3 वीडियोस मैं करूँगा। मेरी वेबसाइट amresh.co मत भूलिएगा। ये चैनल अगर बंद होता है तो फिर सारे वीडियोस वहीं पर आएंगे। और भी कुछ वीडियोस हम वहाँ कल से परसों से डालना शुरू करेंगे, जो हम यूट्यूब पे उस तरह से नहीं शेयर कर सकते हैं। तो वो सारे वहाँ पर amresh.co में हैं। तो तब तक के लिए, कल तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।